ओमान ने ईरान के साथ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर स्तर की अहम बैठक की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के विकल्प पर चर्चा हुई है। ओमान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक दोनों देशों के अंडर सेक्रेटरी स्तर पर हुई है, जिसमें जानकारों ने कई प्रस्ताव और योजनाएं पेश की हैं, जिन पर आगे विचार किया जा रहा है। इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार ओमान के 3 जहाज, जिनमें 2 बड़े ऑयल सुपर टैंकर और एक LNG कैरियर शामिल है, असामान्य रूप से ओमानी तट के पास से गुजरते देखे गए हैं, जो ईरान के तय किए गए कॉरिडोर से बाहर थे, जिससे क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का संकेत मिलता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा चुका है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का अहम रास्ता है, और इस पर असर बढ़ते ही ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि करीब 3000 जहाज इस रूट पर फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ देशों जैसे पाकिस्तान, फ्रांस और तुर्की से जुड़े जहाज़ों को सीमित अनुमति दी गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर यह रास्ता तुरंत नहीं खोला गया तो हालात और भयानक हो सकते हैं। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुल अत्ती ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बातचीत कर तनाव कम करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि हालात बेहद नाजुक हैं और अगर जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के 37वें दिन एक बेहद नाटकीय और ख़तरनाक घटना सामने आई है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के अंदर गिराए गए अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के एक लापता सैनिक को आखिरकार बचा लिया गया है। ये सैनिक करीब 2 दिनों से ईरान के पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था, जहां उसे पकड़ने के लिए ईरानी फोर्सेस और स्थानीय लोग भी तलाश में जुटे थे, क्योंकि अगर ये जिंदा पकड़ लिया जाता तो ये तेहरान के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होती और अमेरिका के लिए भारी झटका। लेकिन अमेरिका ने एक बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें दर्जनों हथियारबंद विमान और हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, और इसी दौरान ईरानी और अमेरिकी बलों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन रात में शुरू हुआ था, लेकिन दुश्मन की फायरिंग के कारण दिन तक खींचता गया, जिससे खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। बताया जा रहा है कि सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन आखिरकार उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये वही मिशन था जिसे ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक बताया है। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई है जब शुक्रवार को ईरान के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी F-15E जेट को ईरान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये 2003 के बाद पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान इस तरह गिराया गया हो। जेट में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक को पहले ही बचा लिया गया था, लेकिन दूसरा पायलट लापता हो गया था। इसी दौरान एक A-10 वॉरथॉग विमान को भी निशाना बनाया गया है, हालांकि उसका पायलट इंजेक्ट होकर बच गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उस इलाके को घेर लिया था, और यहां तक कि आम लोगों से भी अपील की गई थी कि अगर वे अमेरिकी सैनिक को पकड़ते हैं तो उसे अधिकारियों को सौंप दें। इसके लिए इनाम तक घोषित किया गया था। वहीं स्थानीय कबायली लोग भी हथियारों के साथ तलाश में निकल पड़े थे, और कुछ ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग भी की। ईरान ने दावा यह किया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसने 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि जंग अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां दुश्मन के इलाके में जाकर सैनिकों को निकालना और सीधी मुठभेड़ करना आम बात बनती जा रही है। और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो ये टकराव पूरे मिडल ईस्ट को अपनी झपेट में ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान सोमवार तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के अंदर पुलों और बिजली घरों जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषा में पोस्ट करते हुए कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, यानी एक साथ बड़े स्तर पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला गया तो ईरान को नरक जैसा हाल झेलना पड़ेगा।
ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। और 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका इजराइल की कार्रवाई के बाद यहाँ जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। ट्रंप ने इससे पहले भी ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी थी, जिसे अब अंतिम चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप का ये भी दावा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और डील हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान साफ बोल चुका है कि वे झुकने वाला नहीं है और अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वे पूरे क्षेत्र में हमले और तेज करेगा। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने भी धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस जंग के दौरान पहले ही पुल, स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी जैसे सिविलियन ठिकानों पर हमले हो चुके हैं और कई जानकारों ने चेतावनी दे दी है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वॉर क्राइम माने जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने यह भी बताया है कि हाल ही में ईरान में गिराए गए F-15E जेट के घायल अमेरिकी सैनिक को एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन में बचा लिया गया है, जिससे अमेरिका को एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं और अगर डेडलाइन तक कोई समझौता नहीं हुआ तो मिडल ईस्ट में तबाही का एक और बड़ा दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका ने एक और बड़ा और विवादित कदम उठाते हुए क़ासिम सुलेमानी के परिवार से जुड़ी बताई जा रही 2 महिलाओं की स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक सुलेमानी की भांजी हमीदे सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के तहत रखा गया है ताकि उन्हें देश से बाहर भेजा जा सके। अमेरिका का दावा है कि अफशार ईरानी शासन के खुलकर समर्थक रही हैं और ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि अमेरिका आतंकी शासन का समर्थन करने वालों को अपने देश में जगह नहीं देगा। हालांकि इस दावे को सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी की गई महिलाओं का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है और ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये मामला अब अमेरिका में फ्री स्पीच और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छिड़ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ रिश्तेदारी या कथित विचारों के आधार पर किसी को सज़ा दी जा सकती है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग अपने 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इससे पहले भी इसी महीने अमेरिका ने ईरान के एक अन्य बड़े नेता के परिवार से जुड़े लोगों की नागरिकता रद्द कर दी थी। मार्को रूबियो ने खुद सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उन्होंने अफशार और उनकी बेटी की लीगल स्टेटस खत्म कर दिया है क्योंकि वे अमेरिका विरोधी बयानों का समर्थन कर रही थी। इसके अलावा उनके पति के अमेरिका में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला अमेरिका में कुछ राजनीतिक और सोशल मीडिया समूह के दबाव के बाद आया है, जहां कई लोगों ने उन परिवारों को देश से निकालने की मांग की थी। अब ये मामला सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवाधिकारों के टकराव का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। कुवैत में हाल ही में हुए ईरानी ड्रोन हमलों ने पूरे गल्फ क्षेत्र में डर और तनाव को और बढ़ा दिया है। इन हमलों में कुवैत के 2 बड़े बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण बिजली उत्पादन की 2 यूनिट बंद हो गई हैं और कई जगह आग लग गई है। शुवेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क उठी है और सरकारी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हमलों में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुवैत जैसे देशों में लगभग 90% पीने का पानी उन डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, यानी ये हमला सीधे आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है। ये हमले सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि हम सभी जानते हैं ये हमले बहरीन में बैबको एनर्जीज के तेल टैंक पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे आग लग गई है और कई पेट्रोकेमिकल यूनिट्स इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं अबू धाबी में बर्ग पेट्रोकेमिकल प्लांट में भी आग लग गई है, जो एयर डिफेंस द्वारा रोके गए हमलों के मलबे की वजह से हुआ है। सऊदी अरब ने भी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है।
इन घटनाओं के बीच ईरान का दावा यह है कि वे केवल अमेरिकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये रही है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली और तेल सुविधाएं भी लगातार निशाने पर हैं। गल्फ देशों ने अब तक काफ़ी संयम दिखाया है, लेकिन अब साफ कहा जा रहा है कि सब्र की भी एक हद होती है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश लगातार डी-एस्केलेशन और बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर हमले ऐसे ही जारी रहे तो उनका रुख बदल सकता है। इस पूरे संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ईरान के खिलाफ हमले बढ़ाने की चेतावनियां स्थिति को और ज़्यादा खतरनाक बना रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो ईरान पूरे गल्फ क्षेत्र में और बड़े हमले कर सकता है, जिससे तेल सप्लाई, पानी और बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है और ये जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकती है। अब ये सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है।